हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 12 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज प्रीलिम में द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ पीआईबी और करंट अफेयर्स की अदर मैगजीन में इम्पोर्टेंट रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 12 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और पीआईबी की अदर मैगजीन में जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं। आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है हाथी के बारे में। हाथी चर्चा में रहा है, विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। तो आपसे तो ये नहीं पूछेगा कि किस दिन मनाया जाता है, किस दिन नहीं मनाया जाता है। आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो केवल 3 बनते हैं। पहला, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। और आप में से अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरू हुआ था? 1973 में। ठीक है, तो ये बातें आपको याद हो गई। दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट वो है वो कि IUCN में जो अफ्रीकन हाथी है और एशियाई जो हाथी है इनकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो एशियाई जो है वो इंडेंजर्ड है, अफ्रीकन जो है वो वनरेबल है। ऑलरेडी आपको पता होगा कि हमने आपको जब मई माह का करंट अफेयर्स कराया था तो वहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप वहाँ पे सारी बातें समझ गए थे। यहाँ पे आपको बस इतना ही जानकारी यहाँ पे लेनी है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो यही आएगा कि IUCN में इनका क्या स्टेटस है, मतलब 4-5 स्पीसीज दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी इंडेंजर्ड है, तो आप बता देना साहब एशियाई हाथी है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप जब मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे आप एक सब पॉइंट के रूप में या कहें वैल्यू एडिशन के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या? वाटर प्लस सिटी बन गई है देश की पहली इंदौर। ठीक है, आप हमेशा सुनते होंगे कि इंदौर ने जो सिटी रैंकिंग है, ठीक है, उसमें हमेशा टॉप किया है। तो बिल्कुल वही बात है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है उसमें फिर से इंदौर ने टॉप किया है, अर्थात चौथी बार लगातार एक ही शहर टॉप कर रहा है स्वच्छता के मामले में। ठीक है, तो क्लीन सिटी जब सर्वे होता है तो उसमें इंदौर हमेशा टॉप पे ही आता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला आर्टिकल है रोहिंग्या के बारे में। रोहिंग्या हमेशा आज चर्चा में रहते हैं, आप हमेशा पढ़ते हो। कई सारे बच्चे तो रोहिंग्या के साथ साथ जो हमारे यहाँ रहने वाले जो ट्राइब हैं उसमें उतना डिफरेंस नहीं कर पाते, खासतौर पर ब्रू कम्युनिटी को लेकर। ठीक है, तो ब्रू हमारे यहाँ त्रिपुरा की है और रोहिंग्या जो है ये म्यांमार के रखाइन प्रांत की है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रखाइन प्रांत कहाँ पे है, तो आप बता देना साहब म्यांमार में है। क्योंकि कई बार होता है जैसे अफगानिस्तान से रिलेटेड जब सिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो रखाइन प्रांत एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो म्यांमार में। रोहिंग्या कहाँ के हैं? म्यांमार के। ठीक है, ये कौन है? ये एक तरीके के स्टेटलेस जाति समुदाय हैं, मतलब ना तो ये अपने देश में रह पा रहे हैं और ना ही ये दूसरे देश भारत और बांग्लादेश में जा पा रहे हैं। ठीक है, अब आपसे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये कि क्या भारत ने UN कन्वेंशन ऑन द स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजीज नाम की जो कन्वेंशन है उसको साइन किया है? तो बिल्कुल भी नहीं किया है। और साथ ही 1967 का जो रिफ्यूजीज प्रोटोकॉल है उसको भी साइन नहीं किया है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन जब घुमाएगा तो ऐसे दे देगा कि भारत ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश के शरणार्थियों को मदद की। नंबर 2, क्योंकि भारत UN कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी का हस्ताक्षर करता है ना, तो अच्छे फंस जाएंगे। क्योंकि ऊपर तो उसने चारा लगा दिया कि हाँ 1971, तो आपको तो पता है हाँ हुआ होगा, लेकिन आपने कभी कन्वेंशन पढ़ी नहीं, तो इसलिए आप लगा आएंगे कि हाँ ये भी सही होगी, क्योंकि भारत तो वसुदेव कुटुंबकम को मानता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमने इससे रिलेटेड रिफ्यूजीज़ पे ऐसे भी किया है। ठीक है, तो आप में जो बच्चे ना जानते हो वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएं, ऐसे 2.0 राइटिंग सीरीज़ में, वहाँ पे हमने ये ऐसे लिखवाया है और कई बच्चों ने लिखकर भेजा भी है, उसे भी चेक किया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पे आर्टिकल है बेलारूस के बारे में। बेलारूस क्या है? ये एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो आपको हम इसकी लोकेशन दिखा देते हैं, बस वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे मे भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो ये बेलारूस है। अब आप कमेंट बॉक्स में क्या मुझे बता सकते हो कि बाल्टिक सी से कौन कौन से देश लगते हैं? ठीक है, बेलारूस तो नहीं लगता, ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये लैंडलॉक है। तो पोलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया, लाटविया, एस्टोनिया। ठीक है,
तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कौन कौन से देश बाल्टिक सी से लगते हैं। ठीक है, बच्चों को तो अब रट गया बाल्टिक सी, नहीं बाल्टिक सी मत बताओ, कई बार आप लोग बाल्टिक ही बता रहे हो, नॉर्थ सी पे बताओ। ठीक है, कि नॉर्थ सी से कौन कौन से देश लगते हैं। बाल्टिक सी पे तो मैंने आपसे कई बार पूछा है। ठीक है, नॉर्थ सी पे आप बताइए। चलिए, अगला आर्टिकल है अनक्लॉज के बारे में। अनक्लॉज क्या है, आपको पता है कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है, तो उसी में अनक्लॉज से रिलेटेड प्रोविजंस पे भी बात की गई। वास्तव में अनक्लॉज एक तरीके का संयुक्त राष्ट्र समुद्री सुरक्षा कानून है, या कहें कि समुद्र में जो सुरक्षा है उसको प्रोवाइड कराने की एक संधि होती है, जिसमें अधिकांश देशों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। 1982 के टाइम पीरियड पे अस्तित्व में आई, अर्थात 1982 में ये शुरू हुआ। ठीक है, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ द सी ट्रीटी। ठीक है, मतलब समुद्र से रिलेटेड जो भी संधि होगी उसको हम अनक्लॉज के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, खास बात क्या है कि इसमें जो प्रोविजन किए गए वो ये कि जो बेस लाइन है वहाँ से 12 समुद्री मील, ये मील है यहाँ पे, ठीक है, 12 समुद्री मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्री सीमा के रूप में और 200 समुद्री मील की जो दूरी है उसको विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र सीमा के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, आप में से कई सारे बच्चों को तो ये बात नहीं समझ में आई होगी कि सर 12 समुद्री मील और 200 समुद्री मील क्या होता है। तो पहले तो हम आपको बता दें, 1 मील बराबर लमसम 1.2 के आसपास किलोमीटर होता है। कहीं कहीं पे 1.6 आपको मिल जाता है, कहीं पे 1.4 मिल जाता है। तो वो अलग अलग जगह की मापक की इकाइयां हैं, तो उसी हिसाब से इसको मापा जाता है। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है, हाँ मील का मतलब इतना होता है। ठीक, जैसे मन का मतलब 40 kg होता है, वैसे मील का मतलब इतना होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये समझिए, जैसे आप भारत का ये मैप देखते हैं, ठीक है, भारत का ये मैप आप देखते हैं, तो यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल सीधा बना दिया। ये क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे कटा कटा होता है। ठीक है, होता है ना, थोड़ा उभरा हुआ कटा टाइप का, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा ऐसे उभरा हुआ कटा हुआ टाइप का। ठीक, तो ये जो कटा हुआ होता है ना, तो इन कटे हुए लाइन को ऐसे सीधे मिला दिया जाए। ठीक, मान लो जैसे मैं ऐसे इस लाइन को बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो मैंने मिलाया। ठीक, तो ये जो अंदर गया ना, इसको नहीं, इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, बिल्कुल सीधा। तो ये जो छोटा छोटा गैप हुआ ना, इसको भी यहाँ से वो कर दो। देखो थोड़ा जूम और आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। जैसे ये देखो, ये जैसे कटा कटा है, ठीक है, तो ये कटा हमने यहाँ पे मिला दिया। अब यहाँ से 12 मील तक का जो एरिया है ना, वो क्या होगा, हमारा समुद्री क्षेत्र होगा। मतलब यहाँ पे जितना भी हमें खनिज संपदा वगैरह देखनी है वो ना, वो सब हम कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, इसने कहा 200 समुद्री मील, फिर यहाँ से 200 समुद्री मील। ठीक है, 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आर्थिक इकोनॉमिक, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ना EEZ, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक जोन, या कई बार आप लोगों ने सुना होगा SSZ। ठीक है, इस SEZ मतलब सेज जिसको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, तो वही बातें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी आपसे लाइन रेखा कुछ भी नहीं पूछेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ, एक कन्वेंशन क्या करती है, बेस लाइन से 12 समुद्री मील की दूरी को और प्रादेशिक समुद्री सीमा के रूप में डिफाइन करती है, साथ ही 200 समुद्री मील की दूरी को क्या करती है, इकोनॉमिक बेस में डिफाइन करती है। ठीक है, ताकि यहाँ पे हम संसाधन की खोज कर सकें। आप एक बार मैप के हिसाब से देख लो, तो ये जैसे हमारी प्यारी पृथ्वी है और ये है हमारा प्यारा देश। ठीक है, तो ये जैसे तलछटी है ना अलग अलग, तो यहाँ पे ऐसे सीधी रेखा मिलाई जाएगी। ठीक है, और सीधी पटरी से मिला दी गई तो गोवा की तरफ उभरा है, तो हमें इतना क्षेत्र और मिल जाता है जूम में। ठीक है, ये जो कटा कटा है इस क्षेत्र में मिल गया, तो हम यहाँ से फिर इसको चेक करते हैं। और एक बात आपको बताएं इंटरेस्टिंग, जब हम आपको IR पढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये जो इशू है ना भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है, इस जगह पे वो इशू बेसिकली यही है। क्यों? क्योंकि भारत कहता है कि हमारी देखो भाई ये रेखा है और ये रियलिटी है, ये हमारी रेखा है। ठीक, लेकिन पाकिस्तान जानते हो क्या करता है, पाकिस्तान कहता है भाई ये जो सरक्रीक है ना, ये सरक्रीक ये वाली नहीं है हमारी, ये सरक्रीक ये वाली है, इस तरफ की क्षेत्र। तो आप में से अधिकांश बच्चों को लगेगा अरे सर जरा सी जमीन की तो बात है, बात जरा सी ही जमीन की है, लेकिन खास बात जानते हो क्या है, भारत इसलिए थोड़ा ना देना चाहे, वैसे भी क्यों दें जब हमारा है। ठीक है, तो सरक्रीक को लेकर विवाद क्या है कि ये लाइन पे विवाद नहीं है उतना,
अगर ये लाइन भारत ने जरा सा भी पीछे खिसकाया तो भारत का जो समुद्री मील का रिसोर्सेज का क्षेत्र है ना, वो कई 100 किलोमीटर पीछे हो जाएगा। इसलिए भारत नहीं करता है, ठीक है, और इसीलिए पाकिस्तान दावेदारी ठोक रहा है। तो वो हम आपको बताएंगे जब IR पढ़ाएंगे। खैर, अगला है, भारत ने 1982 में इसे साइन किया था। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, क्या भारत ने अनक्लॉज को साइन किया? तो बिल्कुल सही बात है, किया है। इसमें एक कोड होता है ISP कोड। एक साउथ इंडिया की मूवी है, मैंने वो देखी थी, अब मुझे वो नाम तो नहीं याद है उस मूवी का, ठीक है। तो उस मूवी में, वैसे भी साउथ इंडिया की मूवी याद ही नहीं रहती है, ठीक है। तो उस मूवी में वास्तव में इंटरनेशनल पोर्ट के बारे में बहुत अच्छा दिखाया था, ठीक है। तो उसी में ISP कोड भी आया था, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय पोत और सुविधा सुरक्षा के बारे में है ये ISP कोड। इसमें सुरक्षा के मानक निर्धारित किए जाते हैं। कोई भी पानी वाला जो जहाज है, अगर उसमें सुरक्षा के मानक सारे फुलफिल हैं तो ये कोड उन्हें दिया जाता है, ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहे ISP कोड का संबंध किससे है? तो आप बता देना, ठीक। फिर बात आती है IMO के बारे में। देखो, कंफ्यूज मत होना, WMO अलग चीज़ है, वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये IMO है, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। UN की एक बॉडी है, हालांकि ये भी UN की बॉडी है। अच्छा, एक बात बताओ, WMO का नाम मैंने क्यों लिया कि WMO, ठीक है, और आपकी कौन सी प्यारी बॉडी UNEP, दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? IPCC, ठीक है। चलिए, अगला क्या है कि ये क्या करता है? IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, तो क्या करेगा? मानक निर्धारित करेगा शिपिंग के, प्रदूषण के। मतलब ये मानक निर्धारित करेगा कि बाबूजी ऐसे पानी वाला जहाज बनना चाहिए, इसमें इतना प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें इतने यात्री बैठाने चाहिए, इसका वेट इतने किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें मानक निर्धारित करता है। नहीं तो समुद्र में अगर डूब गया, सोचो, आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा, ओवरलोडेड पानी वाले जहाज समुद्र में ही डूब गए, ठीक है। कुछ टैंकर जो होते हैं तेल वाले, वो समुद्र में ही फट गए, है ना, ओवरलोडेड के चक्कर में, भाड़ा बचाने के कारण। तो ये उन चीज़ों को रेगुलेट करता है, और इसी में भारत ने 1959 में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि भारत इसका मेंबर है। और ख़ास बात क्या है भारत के लिए कि IMO ने जो अपनी टॉप 10 कंट्री लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने बताया है कि दुनिया में जो 10 देश जो रुचि लेते हैं समुद्र के व्यापार में, अपेक्षाकृत किसके, जो यातायात वायु का होता है, ठीक है, वायु यातायात की अपेक्षा समुद्र में जो हित में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनमें से भारत नंबर 1 पे, मतलब भारत सबसे अधिक रुचि लेता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगली जो बॉडी है वो बिल्कुल सिमिलर ऐसी है, UNTOC। देखो, ये बॉडी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि एक जगह आप पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक बात बताएं, UPSC आजकल नई नई बॉडी पे ज़्यादा फोकस करता है, पुरानी बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसको पता है, पूरी दुनिया को पता है IMF क्या है, उसको पता है पूरी दुनिया ने वर्ल्ड बैंक पे रट रखा है, आसियान पे पूरा रट रखा है, ठीक है। तो नई बॉडी पूछता है, तो नई बॉडी पता होना चाहिए, ठीक। और खासतौर पर ऐसे पूछ देगा कि इंडिया इसमें मेंबर है, तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है। पलेर्मो कन्वेंशन के नाम से इसे जाना जाता है, पलेर्मो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पलेर्मो कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो आप बता देना साहब, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से या समुद्री अपराध को रोकने से, ठीक है। इटली का शहर है पलेर्मो, वहाँ पे 2000 में इस संगठन का गठन हुआ था, मतलब 2000 रुपये में नहीं, सन 2000 में, ठीक है। इंडिया 2003 में इसका मेंबर बना, 2003 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जो सीमा पर संगठित अपराध होते हैं उनको रोकना। आपने कई मूवी देखी होंगी ना, कई मूवी में क्या होता है, जो बड़े बड़े बंकर होते हैं, जैसे सिंगापुर वगैरह, आज भी मूवी तो क्या, ये रियलिटी है देश के, मतलब हमारे देश की क्या, पूरी दुनिया की। हमारे देश में जो भी लड़कियां गायब होती हैं, ठीक है, या जिनको गायब किया जाता है, उन लड़कियों को क्या किया जाता है, उसी बंकर में जिसमें सामान आता है उसमें पैक कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल वही बात होती है लगेज की तरह, उसको पैक कर दिया गया, AC वाले जो बंकर होते हैं, और उनको सिंगापुर और जो भी आपके ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, कंबोडिया, जहाँ पे वेश्यावृत्ति के धंधे सबसे ज़्यादा पनपते हैं, ठीक है, जहाँ पे पर्यटन टूरिज्म सबसे ज़्यादा वो पनपता है, तो वहाँ पे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसी संगठित अपराध को रोकने के लिए ये संस्थान का गठन हुआ है, ठीक है। अगला आर्टिकल है GSLV के बारे में। ये 3 चरणों वाला भारी उपग्रह ले जाने वाला एक यान है, स्वदेशी है।
आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन जब भी पूछेगा वो हम आपको ऑलरेडी अपनी साइंस टेक की सीरीज में कवर कराएंगे। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि जीएसएलवी बताने से पहले फिर मुझे जियो सिंक्रोनस बताना पड़ेगा, जियो ऑर्बिटरी बताना पड़ेगा, जियो स्टेशनरी बताना पड़ेगा, ठीक है, सन सिंक्रोनस बताना पड़ेगा। तो वो तब तक मज़ा नहीं आता जब तक आप 3D इमेजिन ना देखें और जब तक पूरी क्लास वो ना करें, ठीक है। तो आप में से जिन बच्चों ने साइंस टेक कर रखी है मेरे से, या जब फिर भी करेंगे अभी, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ कैसे हमें कवर करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर होते हैं साइंस टेक के, ठीक है। स्वदेशी है, इसरो द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसमें बूस्टर्स का उपयोग किया जाता है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला है इसमें समुद्र में फैले तेल को विघटित करने के उपचार की विधियाँ कौन सी हैं। ऑलरेडी आपको पता है, आज हम लोग है ना, आज दिन है पानी पानी वाला कर रहे हैं, तो वही ये पानी वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब पानी वाले जहाज समुद्र में चलते हैं तो क्या होता है कि वो कभी कभी फट जाते हैं। तो उनके फटने से जो पोल्यूशन होता है, खासतौर पे जब तेल के टैंकर फटते हैं, तो तेल की खूबी क्या है, वो पानी में ऊपर तैरने लगता है। और उसके तैरने से क्या होता है, नीचे के जीव जंतु, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सन की रेज नीचे नहीं पहुंच पाती, तो वो जीव जंतु बेचारे मरने लगते हैं और समुद्र का पानी दूषित हो जाता है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई सारी तकनीकियां अपनाई हैं, कई सारे केमिकल कंपाउंड बनाए हैं जो कि समुद्र में उस फैले तेल को विघटित करने का काम करते हैं, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी, हालांकि कई बार पूछ चुकी है बायो रेमेडिएशन के बारे में, बट आपसे अब जो क्वेश्चन पूछेगी ऐसे पूछेगी, हाल ही में चर्चा में रहे स्कीमर, कंटेनमेंट बूम्स, सोरबेंट्स और डिस्पेयरिंग एजेंट का संबंध किससे है, ऐसे ही पूछेगा, तो आप बता देना। या इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन पूछेगा कि बायो रेमेडिएशन क्या होता है, पूछ चुका है। कंटेनमेंट बूम्स क्या होता है, ये भी पूछेगा। डिस्पेयरिंग एजेंट क्या होता है, सोरबेंट्स क्या होते हैं। तो हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता देते हैं, और ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। ऑलरेडी हमने एनवायरनमेंट की बुक सीरीज में आपको एक कवर कराया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। बायो रेमेडिएशन क्या होता है। बायो रेमेडिएशन में क्या होता है कि जीवाणुओं का एक समुच्चय तैयार किया जाता है, मतलब उन जीवाणुओं को लिया जाता है। बायो का मतलब ही होता है जीव, ठीक है। फाइटो अगर वर्ड आ जाता तो पादप, ठीक है। अगर फाइटो रेमेडिएशन बोलता तो आप समझ जाते कि पादपों की प्रजाति को लिया जाता है, ठीक है। बायो रेमेडिएशन में क्या लिया जाता है, जीवाणुओं को लिया जाता है। किन जीवाणुओं को, जो उन तेल और गैसोलीन में पाए जाते हैं। मतलब जो तेल होता है उसमें भी तो कोई ना कोई जीवाणु पाया जाता होगा ना, तो उसी जीवाणुओं को इसमें भी लिया जाता है। तो ये जब जीवाणु उन जीवाणुओं से मिलता है तो लड़ाई करता है, और लड़ाई करके एक दूसरे को मार देता है। रियलिटी में नहीं, मतलब इमेजिनेशन में, ठीक है। और जब मारता है तो पूरा का पूरा जो तेल है वो विघटित हो जाता है, मतलब लड़ लड़ के आपस में एक दूसरे को खा गए तो खत्म हो गया, ठीक है। तो एक तो ये तकनीकी है। दूसरी है कंटेनमेंट बूम्स। कंटेनमेंट बूम्स क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे तेल को यूज किया, ठीक है, फैल गया, तो उन्होंने क्या किया कि इतना ही अभी तक फैला था, इसके चारों तरफ थोड़ी दूरी पर क्या किया, एक बांध बना दिया। बांध का मतलब आपने देखा होगा प्लास्टिक के कई सारे गुब्बारे टाइप के चारों तरफ लगा दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब तैरने वाले, या आपने वो टायर देखे होंगे जो लोग स्विमिंग में यूज करते हैं, तो उनको चारों तरफ लगा दिया जाता है ताकि इसके बाहर ये ना फैल पाए, ठीक है। तीसरा है स्कीमर। स्कीमर का मतलब क्या होता है, जो भी ये परत यहाँ बन जाती है उस परत को एक मशीन होती है स्कीमर, वो हटा देती है पूरी परत को, ठीक है। चौथा है सोरबेंट। सोरबेंट्स क्या होते हैं, सोखने वाले, मतलब जैसे पुआल का उपयोग किया गया, ज्वालामुखी राख इसमें डाल दी गई। पुआल का मतलब यही जो हम आपको भूसा वगैरह बताते हैं ना, उसका उपयोग किया गया। तो वो क्या करता है, इन सबको सोख लेता है, और जब सोख लेता है तो ऑलरेडी अपने आप समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है डिस्पेयरिंग एजेंट। डिस्पेयरिंग एजेंट क्या करता है, जैसे मान लो इतने बड़े में फैल गया चद्दर की तरह, तो इस चद्दर को वो कुतिर देता है छोटे छोटी बूंदों में, तो वो बूंदें जल्दी से उसमें मिल जाती हैं। अरे छोटी सी बात, मैं अगर आपको ये बताऊँ, आप लोग जब खाना बनाती होंगी या बनाते होंगे कुछ बच्चे, ठीक है, हालांकि मैं भी बहुत अच्छा खाना बना देता हूँ, ठीक है। तो खाना जैसे आप लोग बनाते होंगे तो कभी कभी कढ़ाई अगर आपकी गीली है और आपने उसमें तेल डाल दिया सरसों का, तो पड़पड़ाता है ना बहुत तेज तेज, तो वो इसीलिए होता है। और जब वो पड़पड़ाना बंद हो जाता है, ठीक है, छोटी छोटी बूंदें जब उसी में मिक्स हो जाती हैं तो वही पड़पड़ाता नहीं है, ठीक है।
बायो रेमेडिएशन में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं का, अर्थात विशिष्ट जीवाणुओं का जो हाइड्रोकार्बन जैसे विशिष्ट संदूषकों को बायो रेमेडिएट करने के लिए किया जाता है, जो तेल व गैसोलीन में मौजूद होते हैं। गैसोलीन का मतलब क्या होता है, जब कोई तेल निकाला जाता है कच्चा तेल तो उसमें कई सारे और पदार्थ निकलते हैं कच्चे, ठीक है, उनमें से गैसोलीन भी प्रमुख है। आपने वैसलीन पढ़े हो ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसलीन वास्तव में इन्हीं पदार्थों से बनती है, ठीक है, चिकने पदार्थ जिनको बोलते हैं, ग्रीस, वैक्सीन वगैरह, ठीक। अगला आर्टिकल है इसी से रिलेटेड बंकर कन्वेंशन। तो बंकर कन्वेंशन भी समुद्री तेल प्रदूषण को रोकने से संबंधित है, 2001 के आसपास समथिंग आई थी, ठीक है, तो बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब है हमारा अगला आर्टिकल फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया। काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्यों? क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगी, आपको दे देगी सार्क संगठन के द्वारा इसका गठन किया गया, बिल्कुल भी नहीं, सार्क देशों द्वारा इसका गठन हुआ था 2012 में, ठीक है, अर्थात 8 देशों ने मिलकर इसका गठन किया था, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव। आपको लगता है कि इस समय पाकिस्तान इस मीटिंग में भाग लेता होगा? बिल्कुल नहीं लेता होगा, देश है लेकिन लेता नहीं है, ठीक है, तो ये तो परंपरा है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में हमारे यहाँ के जो चुनाव आयोग है उसने इसकी अध्यक्षता की है और भारत इसका इसमें वर्तमान में अध्यक्ष है, कहें भारत का निर्वाचन आयोग इसका अध्यक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देता है कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, तो नहीं साहब, इसका भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। 2021 का जो अभी समिट हुआ है, भारत ने इसका उद्घाटन किया है, कहाँ पे? भूटान के थिम्पू में। इसीलिए इसमें क्या हुआ है, थिम्पू संकल्प को अपनाया गया। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा थिम्पू संकल्प का संबंध किससे है? तो आप बता देना कि साहब जो ये बॉडी बनाई गई है चुनाव से रिलेटेड, तो इसके अध्यक्ष के कार्यकाल के टेन्योर को बढ़ाने के लिए। सिंपल सा, इतना डेप्थ में तो पूछेगा नहीं, मुश्किल है, लेकिन पता होना चाहिए थिम्पू, ठीक है। आप इसका उपयोग कर सकते हो भारत के चुनाव आयोग में। अभी मैं एक और तथ्य बताऊंगा आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी करती क्या है? ये आपस के देशों में चुनाव सही से संपादित हो सके इस चीज की बात करती, ताकि जो डेमोक्रेसी का फीचर है वो बना रहे, जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है वो आसपास के पड़ोसी देशों में बनी रहे, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब आपको हम जितने भी सार्क देश हैं उनकी लोकेशन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये है प्यारा अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, इस समय विवाद में है। हम मैपिंग की सीरीज जब शुरू करेंगे तो एक एक देश की मैपिंग इंपॉर्टेंट कवर करते जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, कितना भी मना लो मानेगा नहीं। बांग्लादेश, ये नेपाल, ये भूटान, ये हमारा म्यांमार, लेकिन म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, ना ही चाइना इसमें शामिल है। श्रीलंका इसमें शामिल है और मालदीव हमारा शामिल है, ये आइलैंड, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि मालदीव और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल है, अंडमान, ठीक है, निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य कौन सा चैनल आता है, ठीक है, ये बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और बाकी मालदीव और मिनिकॉय के मध्य भी बताइए, समझ गए। तो उम्मीद है ये तीनों कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। खास बात क्या है कि इसकी थीम है चुनाव में प्रौद्योगिकी का उपयोग। ये आपसे थीम तो नहीं पूछेगा, बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ या तो ऐसे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और या तो आपसे GS2 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो इस बार के एथिक्स में पूछा जा सकता है। तो आप निश्चिंत रहो, निडर रहो, इसको हम ऐसे में ही करा देंगे, जिससे आपका GS2 भी हो जाएगा, आपका एथिक्स भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। हमारी नज़र में देखो इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको सोचना नहीं है, मतलब आपको बस कैब ड्राइवर की तरह मुझे समझो, मुझे कैब की तरह आपने बुक कर लिया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके गंतव्य तक हम आपको पहुंचा ही देंगे, मतलब आपको लवासना पहुंचा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट डे में, 13 सितंबर नहीं 13 अगस्त को, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।